Hello, my dear friend. Welcome back to my YouTube channel. Today, I am once again here with a very important and meaningful topic. It is the second part of the drug. In first part, in previous sessions, in previous last week, I have discussed about the antipsychotic drugs, and today I am going to discuss about antidepressant drugs. So, please like, share, and subscribe करना ना भूलें. So, what is antidepressant drugs? Antidepressant are those drugs which are used for the treatment of depressive illness. These are also called as mood elevator. एंटी डिप्रेसेंट क्या है? एंटी डिप्रेसेंट वह ड्रग्स होती है जो डिप्रेसिव पेशेंट में के लिए हम यूज़ करते हैं, जिनको डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उनमें हम इनको यूज़ करते हैं, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मूड एलिवेटर. कई बार MCQs में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ द एंटी डिप्रेसेंट. दैट इज़ द मूड एलिवेटर, और समटाइम्स वी ऑल्सो नोन इट एज थाइमोलैप्टिक ड्रग्स. So here are some historical aspects related to the antidepressant drugs. कि first of all, isoniazid was found to have mood elevating property in some patient suffering from tuberculosis. जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो आइसोनाइज्ड ड्रग्स है उसको कहाँ यूज़ किया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है. बट 1951 में जब ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को आइसोनाइज्ड मेडिसिन दी गई तो उस टाइम देखा गया था कि इसमें कुछ मूड एलिवेटिंग प्रॉपर्टी प्रेजेंट थी आइसोनाइज्ड ड्रग्स में. सो आइप्रोनाइजिड क्या है? आइसोनाइजिड की कैटेगरी की ड्रग्स है. इज अ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स एंड इज अ डेरिवेटिव ऑफ द आइसोनाइज्ड वाज लेटर कब डिस्कवर्ड हुई थी? 1958 में, इंट्रोड्यूस्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ द डिप्रेशन. सबसे पहले 1951 में आइसोनाइज्ड मेडिसिन में मूड एलिवेटिंग प्रॉपर्टी देखी गई, और उसके बेसिस के ऊपर आइप्रोनाइज्ड ड्रग्स बनाई गई जो 1958 में जिसको यूज किया गया ट्रीटमेंट ऑफ द डिप्रेशन. ये कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है जिन्हें हमें याद रखना पड़ता है. कई बार MCQs में पूछे जाते हैं, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो फर्स्ट ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इमिप्रामाइन वाज यूज्ड. कब यूज हुई थी? 1958 में. दैट इज यूज्ड बाय द थॉमस कोहन ने उसको यूज किया था. सिंस 1958 द नंबर ऑफ द एंटी डिप्रेसेंट हैज बीन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग. और 1958 के बाद बहुत सारी ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स डेवलप हुई और उनको आजकल यूज किया जाता है. तो व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स? कि कहाँ कहाँ पे हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी डिसऑर्डर हैं जहाँ पे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स यूज़ की जाती है. तो डिप्रेसिव एपिसोड, अगर पेशेंट में क्या है? डिप्रेसिव एपिसोड्स हैं, मेजर डिप्रेशन प्रेजेंट है, डिप्रेशन एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनिक डिजीज. अब ऑर्गेनिक डिजीज का मीनिंग है कि अगर पर्सन में कोई ऑर्गन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी पेशेंट में क्या होता है? डिप्रेशन डेवलप हो जाता है. डिस्थेमिया डिसऑर्डर्स, मेजर डिप्रेशन विद द मिलानकोलिया और साइकोटिक सिम्टम अगर पेशेंट में प्रेजेंट है. डिस्थेमिया प्रेजेंट है कि पेशेंट का क्या है कि लगातार उसका मूड क्या है? डिप्रेशन में रहता है, कभी माइल्ड डिप्रेशन में, कभी सीवियर डिप्रेशन में चला जाता है. डिप्रेसिव फेज ऑफ द बाइपोलर डिसऑर्डर. बाइपोलर डिसऑर्डर हमें पता है कि जब पेशेंट में क्या है? मेनिया भी प्रेजेंट है और डिप्रेशन भी प्रेजेंट है. तो उस कंडीशन में जब डिप्रेसिव फेज में पेशेंट होगा तो उस कंडीशन में भी डिप्रेशन प्रेजेंट होता है. डिप्रेशन इज ऑल्सो अकॉम्पनीड बाय द एंग्जाइटी. एंग्जाइटी के साथ डिप्रेशन प्रेजेंट रहता है. रिएक्टिव डिप्रेशन हो जाता है. सेकेंडरी डिप्रेशन होता है. सेकेंडरी डिप्रेशन मीन्स अगर पेशेंट में क्या है? हाइपोथायराइडिज्म प्रेजेंट है, कुशिंग सिंड्रोम डिजीज प्रेजेंट है, और अनदर कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है दैट इज अ सेकेंडरी डिप्रेशन. एबनॉर्मल ग्रीफ रिएक्शन है अगर पेशेंट में. चाइल्डहुड साइकेट्रिक डिसऑर्डर में क्या है कि अगर बच्चे में एन्यूरिसिस की प्रॉब्लम्स है, सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, सोमनाम्बुलिज्म है. सोमनाम्बुलिज्म होता है नींद में चलने की बीमारी होती है. अगर बच्चे को स्कूल फोबिया है, नाइट टेरर है, मेंटल टार्डेशन है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, ये बच्चों में जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है उस कंडीशन में डिप्रेशन डेवलप हो जाता है. अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर कौन से हैं जिनमें डिप्रेशन डेवलप हो जाएगा? स्कीजोफ्रेनिया में पेशेंट को डिप्रेशन हो जाता है. अगर पैनिक अटैक है, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, अगोराफोबिया है, सोशल फोबिया है,
OCD विद और विदाउट डिप्रेशन है तब भी पेशेंट में डिप्रेशन हो जाता है। ईटिंग डिसऑर्डर अगर है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है that is also responsible to develop the depression in the patient. डीपर्सनलाइजेशन सिंड्रोम, कैटाप्लेक्सी है पेशेंट में, अग्रेशन इन एल्डरली पेशेंट है, ट्राइकोटिलोमेनिया कंडीशंस होती है जिसमें पेशेंट क्या करते हैं अपने बाल नोचते हैं, उसे हम ट्राइकोटिलोमेनिया बोलते हैं। निकोटिन डिपेंडेंस है, अल्कोहल डिपेंडेंस है अगर पेशेंट में, तो ये सारे डिसऑर्डर्स हैं जहाँ पे हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स को यूज़ करते हैं। मेडिकल डिसऑर्डर में क्रॉनिक पेन, लगातार पेशेंट को दर्द रहती है, इन लो डोजेज एग्जांपल्स एमिट्रिप्टालिन और ड्यूलैक्साटिन मेडिसिन यूज़ करते हैं। माइग्रेन की प्रॉब्लम है, पेप्टिक अल्सर है पेशेंट में, तो इस कंडीशंस में हम क्या करते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स यूज़ करते हैं। ये थी इंडिकेशंस। अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कि हाइपर सेंसिटिविटी, अगर किसी पेशेंट को क्या है कि हाइपर सेंसिटिविटी एंटी डिप्रेसेंट पेशेंट से, तो उस कंडीशंस में हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स यूज नहीं करेंगे। ट्राईसाइक्लिक आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द एक्यूट रिकवरी फेज ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शंस। अगर पेशेंट में किसी पेशेंट में क्या है MI की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशंस में हम ट्राईसाइक्लिक नहीं देते हैं, ट्राईसाइक्लिक मेडिसिन नहीं देंगे, जो कि एक वन टाइप है एंटी डिप्रेसेंट का, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर पेशेंट में एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है, एल्डरली और डेबिलेटेड क्लाइंट एंड दोज विद हेपेटिक रीनल कार्डियक इंसफिशियंसी है, उस कंडीशंस में भी नहीं देंगे। एंड कॉशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड विद द साइकोटिक क्लाइंट है, उस कंडीशंस में। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी अगर पेशेंट में हिस्ट्री ऑफ सीजर है कोई, उस कंडीशंस में भी हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। So now we will discuss about the classification of antidepressant. Antidepressant drugs को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास आ जाता है ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट आर। जो ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट है वो क्या है, नॉन सिलेक्टिव इनहिबिटर ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक के ऊपर काम करती है। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं जो इनहिबिट कर देती है एक्टिविटी ऑफ द मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम्स जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। एंड सेकेंड जनरेशन में आती है हमारे पास सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। इसको हम कैसे जानते हैं, इसको हम SSRI करके भी जानते हैं, SSRI इसकी शॉर्ट फॉर्म है, आप याद रख सकते हैं इसको। और ये क्या करती है, इंक्रीज द लेवल ऑफ द सीरोटोनिन इन द ब्रेन। और जो सिलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स है, इसको हम जानते हैं SNRI करके, और इंक्रीज द लेवल ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन इन द ब्रेन। और एक हेट्रोसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट होते हैं, उनका क्या काम रहता है, ये तो SSRI और SNRI क्या करते हैं, जो SSRI है सीरोटोनिन के लेवल को इंक्रीज कर देगी और SNRI नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल को इंक्रीज कर देगी ब्रेन में। बट हेट्रोसाइक्लिक क्या करती है, इनहिबिट द नर्व सेल एबिलिटी टू रीअपटेक द नॉरएपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन, कि जो नर्व सेल की जो एक्टिविटी है उसको ब्रेन में क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है, जिसकी मतलब उसको रोक देती है, और उसकी वजह से जो रीअपटेक हो रहा होता है नॉरएपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन का, वो क्या हो जाता है, वो भी स्टॉप हो जाता है, और जिसकी वजह से सीरोटोनिन और डोपामिन का लेवल्स और उसका लेवल, सीरोटोनिन और डोपामिन का लेवल ब्रेन में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये कुछ ड्रग्स की क्लासिफिकेशन के नाम दिए हुए, जैसे ट्राईसाइक्लिक में हमारे पास कौन कौन सी आता है, जैसे जिसके लास्ट में लिन और आयन है, एक इसको याद करने का एक फॉर्मूला है, जैसे एमिट्रिप्टोलिन, क्लोमिप्रामाइन, डिस्पेरिमाइन, इमिप्रामाइन, नॉरट्रिप्टिलिन, प्रोट्रिप्टिलिन, और ये सारी क्या है इसके एग्जाम्पल्स हैं। और सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक ये एग्जांपल्स हमारे पास है, सिटेलोप्राम, स्टेलोप्राम, फ्लोरोक्साटिन, फ्लूवोक्सामिन, पेरोक्सिटिन एटसेट्रा। और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज में हमारे पास आ जाती है आइसोकार्बोक्साजिड, फेनेल्जिन, सेलेंजेलिन, ट्रांसथर्मल एक पैच होता है। हेट्रोसाइक्लिक में हमारे पास बुप्रीपियोन, मिट्राजिन, ट्रेजोडोन, नेफाजिडोन एटसेट्रा। SNRI में हमारे पास आ जाती है ड्यूलॉक्साटिन, वेनलाफिलैक्सासिन एटसेट्रा।
और साइको थेराप्यूटिक कॉम्बिनेशन में हमारे पास ओलेंजापिन आती है, फ्लॉक्साटिन आती है, ओलेंजापिन और फ्लॉक्साटिन का कॉम्बिनेशन आता है, क्लोरोडाइजॉक्सापाइड एंड फ्लॉक्साटिन का भी, और परफेनाजिन एंड एमिट्रिप्टालिन का भी हमारे पास कॉम्बिनेशन जो मेडिसिन अवेलेबल होती है। तो नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का मीनिंग होता है कि जब हम कोई ड्रग्स यूज करते हैं तो उसका बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्स करती है। तो ओरल डोज ऑफ द टीसीए इज इनकम्प्लीटली थ्रू द एडिक्वेटली एब्जॉर्ब, इनकम्प्लीटली दो एडिक्वेटली एब्जॉर्ब एज दे आर हाईली एंटीकोलिनर्जिक इन नेचर, दे डिले गैस्ट्रिक एम्पटिंग एंड स्लो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। मतलब इनका नेचर कैसा है टीसीए का कि हाईली एंटीकोलिनर्जिक नेचर है। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि गैस्ट्रिक एम्पटिंग, मतलब गैस्ट्रिक को जो एम्पटी होता है उसमें डिले हो जाता है, तो उसकी वजह से स्लो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी होती है। SSRI वेल एब्जॉर्ब फ्रॉम द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। हाईली लिपोफिलिक आर हाईली प्रोटीन बाउंड होती है ड्रग्स, thus they have a large volume of distribution and tend to accumulate in areas where with good blood supply. हाफ लाइफ क्या है इसकी, यूजुअली लॉन्ग होती है, मोर देन 24 आवर्स। मेटाबॉलिज्म ऑफ द टीसीए इज बाय द ऑक्सीडेशन हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम से होता है, एंड फॉलोड बाय द कॉन्जुगेशंस ग्लाइकोरोनिक एसिड से होता है। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स आर एब्जॉर्ब्ड वेल बाय द ओरल रूट्स में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है, एंड आर प्रीडोमिनेटली मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर, और लिवर में इनका मेटाबॉलिज्म होता है। तो रोल ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर इन द डिप्रेशन, कि डिप्रेशन में न्यूरोट्रांसमीटर का क्या क्या रोल होता है। हैप्पी केमिकल है, रेगुलेट मूड, एंग्जाइटी, सोशल बिहेवियर, एपिटाइट, डाइजेशन, स्लीप, मेमोरी। नॉरएपिनेफ्रिन का क्या काम होता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में काम करता है। रिलीज एट द टाइम ऑफ द स्ट्रेस में नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है। इंक्रीज हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। रिलीज ग्लूकोज फ्रॉम द एनर्जी स्टोर्स। और डोपामिन का क्या काम होता है, अफेक्ट मूड, मूवमेंट, मेमोरी एंड फोकस। इसके लिए क्या डोपामिन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या है कि ब्लॉकिंग रीअपटेक ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन एंड डोपामिन एट द नर्व टर्मिनल, thus increasing norepinephrine, serotonin and dopamine level at the receptor site. कि जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है ब्लॉक द रीअपटेक ऑफ, किस किस का रीअपटेक को ब्लॉक कर देती है, सीरोटोनिन का जिसे हम 5-HT के नाम से भी जाना जाता है, नॉरएपिनेफ्रिन NE और डोपामिन DA। इसको दिस इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द दीज न्यूरोट्रांसमीटर इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और इसकी वजह से क्या होता है कि इनका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है कहाँ पे, जहाँ पे ब्रेन में साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है, और इम्प्रूविंग मूड एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, और उससे पर्सन का मूड और स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाता है। दूसरा क्या है कि इनहांस न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिविटीज को इनहांस कर देते हैं, इंक्रीज न्यूरोट्रांसमीटर लेवल, इंप्रूव कम्युनिकेशंस between the nerve cell, thus helps reduce symptom of the depression and the anxiety। और डाउन रेगुलेशन ऑफ द बीटा एड्रेनर्जिक का क्या है कि लॉन्ग टर्म यूज कॉजेज डाउन रेगुलेशन ऑफ द बीटा एनर्जिक रिसेप्टर, दिस कंट्रीब्यूट टू द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ द एंटी डिप्रेसेंट की वजह से। तो फाइनल इफेक्ट क्या हो जाता है कि सेम फंक्शनल इंक्रीज नॉरएपिनेफ्रिन और 5-HT सीरोटोनिन का जो लेवल्स है और डोपामिन का जो लेवल्स है वो ब्रेन में इंक्रीज हो जाता है रिसेप्टर साइड पे। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको मेंशन करें कि डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन कैसे डेवलप होता है, जब लो न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल हो जाता है, 5-HT सीरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन का लेवल कम हो गया हमारे पास। उसके बाद हमने क्या किया, एंटी डिप्रेसेंट पेशेंट को दे दी। जब एंटी डिप्रेसेंट दे दी तो रीअपटेक हो और ब्रेक डाउन ब्लॉक हो गया, वहाँ पे जो रीअपटेक बढ़ रहा था, जो ब्रेक डाउन हो रहा था किसका, सीरोटोनिन का, डोपामिन का और नॉरएपिनेफ्रिन का। तो न्यूरोट्रांसमीटर का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है ब्रेन में। जब लेवल इंक्रीज हो गया तो उससे क्या होगा कि हमारा मूड इंप्रूव हो जाता है। एक्शन क्या है कि these drugs ultimately work to increase the concentration of the norepinephrine, serotonin, dopamine in the body. This is accomplished in the brain by blocking the reuptake of these neurotransmitter by the neuron। जो हमने previous slide में क्या किया कि एक डायग्राम से देखा। इंट्रैक्शंस क्या है कि ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट,
increased effect of the tricyclic antidepressant with the bupropion, cimetidine, haloperidol, SSRI एंड बेलपोरविक एसिड के साथ क्या होता है, इसका इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। डिक्रीज इफेक्ट ऑफ द ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट किसके साथ होता है, इसका डिक्रीज इफेक्ट TCA का। जब पेशेंट को क्या जा रही है, कार्बिमाजेपिन जा रही है, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स, तो इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। अगर कोई पेशेंट बारबिटूरेट ले रहा है तब भी TCA का इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हाइपर पायरेटिक क्राइसिस, कन्वल्शंस एंड डेथ कैन अकर विद M मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो है उसके साथ क्या है कि अगर हम इसको दे दें तो पेशेंट में क्या हो जाएगा, हाइपर पायरेक्टिक क्राइसिस आ सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब कन्वल्शंस एंड डेथ कैन अकर, अगर हम मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जा रही है तो उसके साथ TCA नहीं देते हैं। को एडमिनिस्ट्रेशन विद क्लोनाडिन में प्रोड्यूस हाइपरटेंसिव क्राइसिस, अगर हम क्लोनाडिन के साथ TCA दे देते हैं तो पेशेंट में क्या डेवलप हो जाएगा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। Potentiating of pressure response with direct acting symptomatics, increased anticoagulation effect with the dicomoral, increased serum level of the carbimazepines occur with the concomitant use of the tricyclic. नेक्स्ट है मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। जो मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स है, सीरियस पोटेंशियली फैटल एडवर्स रिएक्शन में अकर विद कंकरेंट यूज ऑफ द अदर एंटीडिप्रेसेंट। हमें मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स को अगर दूसरे एंटीडिप्रेसेंट ड्रग्स के साथ दे देते हैं तो क्या होता है कि एक फैटल एडवर्स रिएक्शन हो सकता है पेशेंट में। तो इसलिए हमें ध्यान रखना होता है कि हमें इसको दूसरों के साथ नहीं देना है। अवॉइड यूजिंग विद इन 2 वीक्स ऑफ ईच अदर्स 5 वीक्स आफ्टर थेरेपी विद द फ्लूऑक्साटिन। तो हमें इसको मोनोमाइन, जब पेशेंट को मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जा रहा है तो उस कंडीशंस में मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर मेडिसिन ही देनी है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस में अकर विद द एंटी हाइपरटेंसिव, पेशेंट में क्या हो सकता है कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस डेवलप हो जाएगा जब पेशेंट को क्या है कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के साथ दे रहे हैं, जैसे मेथाइल डोपा और रेस्पेरिडोन, वासोकंस्ट्रिक्टर्स और इंजेक्शंस ऑफ द टायरामिन कंटेनिंग फूड। अगर पेशेंट को हम क्या दे रहे हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स दे रहे हैं तो उस कंडीशंस में टायरामिन कंटेनिंग, जिस फूड में टायरामिन प्रेजेंट होता है वो फूड नहीं देना है, अदरवाइज क्या होगा कि पेशेंट का BP बहुत बढ़ जाएगा। हाइपोटेंशन कॉमा कन्वल्शन एंड डेथ में अकर विद ओपियोइड्स। अवॉइड यूज ऑफ द मेप्रिडिन विद इन द 14 to 21 डेज ऑफ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर थेरेपी। अगर पेशेंट को मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर थेरेपी जा रही है तो उस कंडीशंस में हमने पेशेंट को क्या है, जो ओपियोइड्स ड्रग्स है, स्पेशली कौन सी, मेप्रिडिन ड्रग्स, उसको हमने नहीं देना है। अदरवाइज पेशेंट में क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी या हाइपोटेंशन भी हो सकती है, कोमा में चला जाएगा पेशेंट में कन्वल्शन आ सकते हैं और समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो एक्सेस CNS स्टिमुलेशन एंड हाइपरटेंशन में अकर विद द मेथाइल फेनिडेट। CNS स्टिमुलेट्स के साथ अगर हम क्या करेंगे, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ड्रग्स को देंगे तो उस कंडीशंस में भी क्या है, BP इंक्रीज हो सकता है पेशेंट का। एडिटिव हाइपोटेंशन में अकर विद द एंटी हाइपरटेंसिव डायजाइड डायरेटिक्स और स्पाइनल एनेस्थीसिया। मतलब क्या है कि जब भी हम मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर थेरेपी किसी को देते हैं तो उस कंडीशंस में हमें पेशेंट को सिर्फ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर थेरेपी ही देनी है। अगर हम किसी अनदर मेडिसिन के साथ इसको प्रिस्क्राइब करते हैं तो पेशेंट में और साइड इफेक्ट डेवलप हो जाएंगे। ये कुछ एक लिस्ट है हमारे पास कि क्या कि जो फूड होते हैं जिसमें टायरामिन कंटेन्स होता है, तो इसमें जैसे कि हाई टायरामिन कंटेंट फूड में क्या आ जाएगा, एज्ड चीज, स्विस कैमेन बर्ट, ब्लू चीज एटसेट्रा। तो इसको आप पढ़ सकते हैं इस स्लाइड को कि इसमें कौन कौन से जो ऐसे आइटम्स है जिसकी वजह से जिसमें एक्सेसिव टायरामिन प्रेजेंट होता है। तो ये सारे आइटम्स हमें क्या करनी होती है, उस टाइम अवॉइड करनी होती है जब भी पेशेंट को मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर थेरेपी जारी होती है, जैसे कि बनाना, चॉकलेट, क्रीम, आइसक्रीम, फ्रूट्स चीज़ें नहीं देनी है पेशेंट को। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। टॉक्सिक समटाइम्स फैटल रिएक्शन हैव अकर्ड विद द
कॉन्कॉमिटेंट यूज ऑफ द मोनोमाइन। ये हमने पीछे भी पढ़ा कि जब मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ हम अनदर मेडिसिन देते हैं तब भी सीरियस कंडीशन डेवलप हो जाती है। अगर हम SSRI के साथ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स दे देंगे तब भी पेशेंट में सीरियस कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो इंक्रीज इफेक्ट ऑफ द SSRI विद द लिथियम्स एंड सेंट जोन वार्ड के साथ अगर हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे तो इसका इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। सीरोटोनिन सिंड्रोम्स में अकर विद द यूज ऑफ द SSRI एंड मेटोक्लोप्रामाइड, ट्रेमाडोल एंड 5-HT रिसेप्टर्स। अगर हम पेशेंट को SSRI किसके साथ दे रहे हैं, मेटोक्लोप्रामाइड के साथ दे रहे हैं, ट्रेमाडोल ड्रग्स के साथ दे रहे हैं, तो पेशेंट में क्या डेवलप हो सकती है कंडीशन, सीरोटोनिन सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा। और यूज ऑफ द SSRI में इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ द ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, साइक्लोस्पोरिन, बेंजोडाइजापिन, मेथाडोन। अगर हम SSRI किसके साथ देते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के साथ देते हैं तो उसके इफेक्ट को क्या कर देती है, SSRI इंक्रीज कर देती है। तो SSRI में डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ द बुस्पिरोन एंड डिजॉक्सिन। अगर SSRI को किसके साथ दिया जाता है कॉम्बिनेशन में, अगर पेशेंट बुस्पिरोन ले रहा है या डिजॉक्सिन ले रहा है तो उस कंडीशन में SSRI का इफेक्ट क्या है, कम हो जाता है। डिक्रीज इफेक्ट ऑफ द SSRI विद द किसके साथ, कार्बिमाजेपिन और साइप्रोहेप्टाडिन के साथ क्या होता है, SSRI का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। तो अनदर हेट्रोसाइक्लिक सीरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन इनहिबिटर्स क्या करते हैं कि अगर इनका यूज मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ कर देगा तो सीरियस रिजल्ट क्या डेवलप होगा पेशेंट पे, फैटल इफेक्ट है, समटाइम डेथ में अकर। सो हमें अवॉइड करना है कि एक टाइम में हमें पेशेंट को सिर्फ एक ही एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देनी है। सीरोटोनिन सिंड्रोम में अकर व्हेन एनी ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टुगेदर। तो सीरोटोनिन सिंड्रोम का मीनिंग है कि बहुत अमाउंट में सीरोटोनिन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा पेशेंट में और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। अगर मान लो कि सीरोटोनिन को सेंट जोन वॉट के साथ दे देते हैं, ट्रेजोडोन के साथ देंगे, नेफाजोडोन के साथ देंगे, वेनलाफेक्सिन के साथ देंगे, तो उस कंडीशंस में क्या है कि पेशेंट में प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। अब साइड इफेक्ट्स एंड इंटरवेंशन। तो साइड इफेक्ट, अगर कोई पेशेंट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स ले रहा है तो क्या सबसे पहले कौन सा साइड इफेक्ट डेवलप हो जाएगा, ड्राई माउथ हो जाएगा। अगर ड्राई माउथ डेवलप हो जाता है तो हमें पेशेंट को क्या ऑफर करना है, क्लाइंट शुगरलेस कैंडी देनी है, आइस यूज करने को बोलना है, फ्रीक्वेंट सिप्स ऑफ वाटर लेने को बोलना है। स्ट्रिक्ट ओरल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेडेशन डेवलप हो जाती है, साइड इफेक्ट है सेडेशन एंटी डिप्रेसेंट का। अगर पेशेंट में सेडेशन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स ले रहा है तो हमें पेशेंट को एडवाइज करना है कि आपने वो मेडिसिन कब लेनी है, बेड टाइम लेनी है, ड्यूरिंग बेड टाइम। रिक्वेस्ट फॉर द फिजिशियन डिक्रीज द डोजेज परहैप्स ऑर्डर और लेस सेडेटिंग ड्रग्स। अगर उसको एक्सेसिव में नींद आ रही है तो फिजिशियन के पास जाके उसकी जो डोज है उसको हमने कम करवाना है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट नॉट टू ड्राइव और यूज डेंजरस इक्विपमेंट व्हाइल एक्सपीरियंस सेडेशन। जब पेशेंट एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी पे है तो उस कंडीशंस में हमें मना करना है कि आपने ड्राइव नहीं करना है और कोई ऐसी मशीनरी ऑपरेट नहीं करना है जहाँ पे कि उसकी लाइफ के लिए कोई खतरा बने। नोजिया डेवलप हो जाता है इसकी वजह से। डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम। All classes of the antidepressant have varying potential to cause discontinuation syndrome. अगर कोई पर्सन एकदम से एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स लेना बंद कर देता है तो उसकी वजह से डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, सारे के सारे जितने भी पेशेंट हैं। अब्रप्ट विदड्रॉल ऑफ द SSRI। अगर एकदम से SSRI को लेना बंद कर देते हैं, वेनलाफ्लेक्सिन में रिजल्ट इन लीजीनेस डेवलप हो जाएगी पेशेंट में, लेथार्जी, हेडेक एंड नोजिया। Abrupt withdrawal from tricyclic may produce hypomania, akathisia, cardiac arrhythmia, gastrointestinal upset, and panic attack. The discontinuation syndrome associated with the monoamine oxidase inhibitors include flu-like symptom, confusion develop हो जाएगा पेशेंट में। तो इसलिए एकदम से कभी भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स को बंद नहीं करते हैं। अगर TCA को एकदम से बंद कर दिया जाता है तो उसकी वजह से क्या डेवलप हो जाएगा, हाइपोमेनिया, अकैथेजिया, कार्डिक अरिथमिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट, पैनिक अटैक। द डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम एसोसिएटेड विद MAOIs इंक्लूड फ्लू लाइक सिम्टम्स और कंफ्यूजन्स। तो मोस्ट कॉमनली अकर विद ट्राईसाइक्लिक एंड अदर सच एज बुप्रोपियोन, मेप्रोटिलिन,
ट्रेजोडोन, नेफाजोडोन, इनको यूज करने से पेशेंट में क्या क्या डेवलप हो जाएगा, ब्लड विजन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाती है, यूरिनरी टेंशन हो जाएगा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाएगी और रिड्यूस्ड ऑफ सीजर थ्रेशोल्ड हो जाएगा पेशेंट में, टैकीकार्डिया, अरिथमियाज डेवलप हो जाता है, फोटोसेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है, वेट गेन होगा और SSRI की वजह से कौन से कॉमन साइड इफेक्ट डेवलप हो जाते हैं, इंसोमनिया, एजिटेशन, हेडेक, वेट लॉस में अकर अर्ली इन द थेरेपी, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस आ जाता है अगर मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज मेडिसिन ले रहे हैं और उनके साथ अगर हम टायरामाइन फूड को यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से पेशेंट में हाइपरटेंसिव क्राइसिस, उसका बीपी एक्सेसिव में इंक्रीज हो जाएगा। एक्सेसिव में जब इंक्रीज हो जाएगा तो पेशेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगी। अगर इमीडिएटली हम किसी मेडिसिन को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, तो पेशेंट में क्या है कि एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन एज ऑर्डर्ड बाय द फिजिशियंस, उसको हमें पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है, लेने को बोलना है। एप्लीकेशन साइड रिएक्शंस विद द सेलेजिन ट्रांसडर्मल सिस्टम, एक पैच होता है, अगर पेशेंट में उस पैच को लगाने के बाद क्या है, रैशेस डेवलप हो जाते हैं, ईचिंग, अरिथमिया, रेडनेस, इरिटेशन, स्वेलिंग, आर्टिकुलर लीजन्स, डिफरेंट टाइप्स के साइड इफेक्ट डेवलप हो जाते हैं। और मिससेलेनियस, इसके अलावा कौन से साइड इफेक्ट हैं जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स को लेने से यूज हो जाते हैं, होते हैं, जैसे प्राइमापिज्म, ये मेनली क्या है, मेल में डेवलप हो जाता है, एक सीवियर कंडीशन होती है। ये किस ड्रग्स की वजह से होता है, जब अगर पेशेंट क्या है ट्रेजोडोन ड्रग्स ले रहा है तो मेल में प्राइपिज्म प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। रेयर कंडीशन है बट वेरी सीरियस कंडीशंस है। समटाइम्स क्या है कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और इमीडिएटली क्या है, पेशेंट की सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जिकल इंटरवेंशंस इफ नॉट ट्रीटेड सक्सेसफुली कैन रिजल्ट इन इम्पोर्टेंस। तो हेपेटिक फेलियर हो जाता है नेफाजिडोन की वजह से, पे एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस होती है, तो पेशेंट को हमें एडवाइज करना है, जैसे कि पेशेंट में समटाइम्स जॉन्डिस डेवलप हो जाएगा, एनोरेक्सिया, जीआई अपसेट, माइलेज एटसेट्रा डेवलप हो जाता है। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं कि जैसे रिस्क फॉर सुसाइड रिलेटेड टू द डिप्रेस्ड मूड, risk for injury related to side effect of sedation, lowered seizure threshold, orthostatic hypotension, primapism, photosensitivity, arrhythmias, hypertension, crisis, serotonin, social isolation related to depressed mood, risk for constipation related to side effect of the medications। तो ये कुछ नर्सिस रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमने एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में भी डिस्कस की थी कि मेडिकेशंस को हमें क्या करना है कि एकदम से बंद नहीं करना है। जो भी हम मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं तो उसका जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो लॉन्ग होता है, आफ्टर 4 वीक के बाद हमें दिखाई देना स्टार्ट होता है पेशेंट में रिकवरी। इफ़ दिस लेंथ इज ऑफ टाइम नो इम्प्रूवमेंट इज नोटेड, उस टाइम हमें फिजिशियंस को और साइकेट्रिस्ट को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। जब भी हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स लेते हैं तो हमें क्या करना है, ड्राइविंग कॉशियसली, ऑपरेटिंग डेंजरस मशीनरी केयरफुली, नॉट स्टॉप टेकिंग विद ड्रग अब्रप्टली, एकदम से हम ड्रग्स को स्टॉप नहीं कर सकते हैं। सम ब्लॉक लोशन, अगर फोटो सेंसिटिविटी हो जाती है तो हमें सनस्क्रीन को यूज़ करना है। अगर कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती है पेशेंट में तो हमें, जब भी मेडिकल प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है तो हमें इमीडिएटली क्या करना है, फिजिशियंस को कंसर्न करना है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन डेवलप हो जाती है तो पेशेंट को एडवाइज करना है कि स्लोली उठना है बिस्तर से और स्लोली बैठना है। ड्राई माउथ को सिप्स ऑफ वाटर से दूर करना है। जब भी पेशेंट मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर थेरेपी ले रहा है तो उस कंडीशन में टायरामाइन फूड यूज़ नहीं करने हैं, स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल नहीं लेना है, कोई अदर मेडिसिन भी यूज़ नहीं करनी है। अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है तो इमीडिएटली इन्फॉर्म टू द फिजिशियंस। और जब भी हम मेडिसिन दे रहे होते हैं तो डेवलप ऑन द मेडिकेशन इफ अ डोज ऑफ द बुप्रोपियोन is missed unless advised to do so by the physician. Taking bupropion is divided doses will decrease the risk of the seizure. अगर हम कोई डोज लेना भूल जाते हैं तो हमें कभी भी ड्रग को डेवलप नहीं करना है कि अगर हमने सुबह गोली खानी भूल गए तो शाम को पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि 2 टैबलेट ले लो
वो क्या है कि अप्रोप्रिएट फार्मूला नहीं है, प्रॉपरली फॉलो अप करना है, अप्रोक्सीमेटली मतलब वॉश हैंड थोरोली, अप्लाई द पैच और अवॉइड एक्सपोजिंग एप्लीकेशन साइट टू डायरेक्ट हीट। सो ये हमारा कुछ था एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के बारे में। सो एक कंक्लूजन कि डिप्रेशन इज अ सीरियस कंडीशन दैट ऑफन कैन बी इफेक्टिवली ट्रीटेड विद अवेलेबल थेरेपीज। साइड इफेक्ट एंड ड्रग इंटरेक्शंस आर बैरियर्स to the successful treatment. Some side effect of the antidepressant resolve with continued use, while other side effect can be managed by dose reduction or adding other therapies. Appropriate management of side effect and avoidance of drugs that may interact with antidepressant may improve the success of the antidepressant therapy. So thank you so much. ये पीपीटी मैंने इतने सारी बुक से कंसल्ट करके बनाई है। हमने टाउनसन्स की बुक से कुछ कंटेंट लिया है, त्रिपाठी की बुक से लिया है, आर शिरवानी से लिया है, ललिता के मेंटल हेल्थ साइकेट्री की बुक से, कुछ नेट से कंटेंट लिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेटेड रहना पड़ता है, जिसके लिए आपका प्यार की बहुत ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच।